मध्यकालीन बिहार के इतिहास का इतिहास से पहले आज हम आपको एक दूसरा बुक है बिहार एक परिचय जो है, ये बहुत पुरानी बुक है, अब ये नहीं मिलती है। इससे हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो ही प्राचीन इतिहास का ही वो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसका एक एक जो लाइन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप एग्ज़ाम से पहले 5-6 बार अगर देख लेते हैं तो आपका जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। इसके पहले मेरा 3 वीडियो बना हुआ है प्राचीन बिहार का, उसको आप बहुत अच्छे से बार बार पढ़े और एक एक लाइन को बहुत अच्छे से याद करें तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो है उससे जो रिलेटेड आएगा वो सारा का सारा बन जाएगा। तो अब देखिए, ये सब आप पहले भी मतलब पढ़ चुके हैं, इसका आपका एक समअप कर रहे हैं हम। देखिए, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में उल्लेखित अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर जनपद में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी और बौद्ध साहित्य में चंपा को तत्कालीन 6 प्रमुख नगरों में स्वीकार किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर मगध महाजनपद वर्तमान पटना और गया के जनपदों में स्थित था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। बिहार के चिरंद नामक स्थान पर ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के चिन्ह मिले हैं। ये पूछेगा कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के चिन्ह कहाँ मिले हैं? तो बिहार के चिरंद नामक स्थान में। यहाँ के उत्खनन में काले और लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। चिरंद की सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के लगभग प्राचीन की है। ये पूछेगा कि कब है? तो 2000 ईसा पूर्व के लगभग। सतपथ ब्राह्मण एक बुक है जिसमें विदेह माधव और उनके पुरोहित गौतम राहुगण के सरस्वती नदी तट पर आगे बढ़ते हुए बिहार की सदा नीरा नदी कौन सी नदी कहलाती है? तो गंडक नदी के तट पे पहुंचने का विवरण देता है। सतपथ ब्राह्मण विदेह जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में करता है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वजी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। वजी संघ 8 गणराज्यों से मिलकर बना था। 8 गणराज्यों में से सात्विक या ज्ञात्रिक था। कुंड ग्राम के इस ज्ञात्रिक गणराज्य के ही प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। ये आप पढ़ चुके हैं, वो 3 जो पढ़ा चुके हैं उसमें उसी का ये इसमें उसमें भी ये लिखा हुआ। उसकी माता त्रिशला संघ के दूसरे सदस्य लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज शब्दों पर जीवी संघ के रूप में किया है। पूर्वोत्तर बिहार के साक्य गणराज्य में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था और इस गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। इसी के नजदीक लुम्बिनी में गौतम का जन्म हुआ था। उनके पिता साक्य गण के प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था और सिद्धार्थ के पिता का नाम सिद्धोधन था। तो ये याद रखना है। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। गृह त्याग करने के उपरांत सिद्धार्थ अलार कालम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय भी हम आपको बताए हुए हैं। सिद्धार्थ यानी बुद्ध भगवान अलार कालम और रुद्रक रामदेव के आश्रम में गए और यहाँ उन्होंने योगाभ्यास किया। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर, ये नाम एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वहां पे जिक्र नहीं हुआ था, यहाँ पे जिक्र हो रहा है। कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर गौतम ने कठोर तप किया, परंतु वे निराश रहे। अंततः सुजाता नाम की कन्या से भोजन ग्रहण कर तप साधन को त्याग दिया। तप का अभ्यास उरुवेला में किया था, जिसको अभी बोधगया बोला जाता है। पावा में चुंद स्वर्णकार के गृह पर भोजन करने के उपरांत वे अस्वस्थ हो गए और अंततः उनकी 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में मृत्यु हो गई। वैदिक साहित्य मगध के लोगों का उल्लेख व्रात्य ये पूछता है व्रात्य के रूप में करता है और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पूर्व मध्य बहिद्रथ राजवंश के शासन का उल्लेख होता है। उसी काल में राज्य की राजधानी गिरिव्रज थी। महाराज ने वृहद्रथ के पुत्र जरासंध का उल्लेख सम्राट के रूप में किया गया। महाभारत में वृहद्रथ के पुत्र जरासंध का उल्लेख सम्राट के रूप में हुआ है। अंगुत्तर निकाय में 16, ये पूछता है कि अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद में अंग का उल्लेख जो पहले भी दिया है, ये बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थित है। राजधानी चंपा है और कालांतर में ये मगध में शामिल कर लिया गया था। बिहार का दूसरा महाजनपद मगध बहुत चर्चित था। यह आधुनिक पटना और गया जिले में स्थित है। इसकी राजधानी राजगृह थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध में हर्यक वंश का राज स्थापित था। इस वंश का राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था। एकदम याद रखिएगा, जो हर्यक वंश का राजा जो बिंबिसार था वो गौतम बुद्ध के समकालीन था। वह भट्टिये का पुत्र था और श्रेनिक उसका विरुद्ध था।
बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन कौशल देवी लिच्छवी राजा चेटक की बहन चेलना और मद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। महागोविंद नामक, ये उस समय भी हम बहुत ज्यादा बोले थे, प्रेशर डाले हैं पिछले वीडियो में, महोगोविंद नामक वास्तुकार बिंबिसार के दरबार में था, जिसने राजगृह राजधानी का निर्माण किया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी बिंबिसार के दरबार में सुशोभित था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु राजा बनने के पश्चात कौशल नरेश प्रसेनजित को पराजित कर उनकी पुत्री वाजिरा के साथ विवाह किया था। अजातशत्रु के प्रसिद्ध मंत्री शुद्धि, वस्कार और प्रचंड थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि शुद्धि, वस्कार और प्रचंड किसके प्रसिद्ध मंत्री थे, किसके राजकाल में थे, तो अजातशत्रु के राजकाल में थे। जो ये सब किसी को नहीं पता रहता है तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुगल से भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मूर्तिकार था जो किसके सम्राट शासनकाल में था, दूसरे से शुद्धि, वस्कार और प्रचंड किसके में थे, तो अजातशत्रु। जैन साहित्य अजातशत्रु के भाइयों में हल और बेहल का उल्लेख करता है। अजातशत्रु ने युद्धास्त्रों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, शिलाकंटक और रथ मुसल जैसे नवीन शस्त्रों की खोज की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन, मक्खली घोषाल की मृत्यु मगध लिच्छवी संघर्ष में हुई थी। तो कौन था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, तो मक्खली घोषाल। अजातशत्रु का शासनकाल कब था, तो 491 से 459 ईसा पूर्व तक। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी बहुत याद रखना, पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदाई भद्र या उदायनी भी बोलते हैं, या उदाई 459 ईसा पूर्व से लेकर 443 ईसा पूर्व तक शासन किया। और महावंश के अनुसार, महावंश एक बुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, महावंश बुक के अनुसार उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। हर्यक वंश के राज्य का अंतिम शासक नागदशक को पदच्युत कर शिशुनाग ने अपना राजवंश स्थापित किया और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। उसने अवंती राज को भी विजित कर लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, जो काक वर्ण के नाम से चर्चित है, इसने पुनः पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाया और कालाशोक के शासनकाल में 10वें 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति, तो पहला कहाँ हुआ था, बौद्ध संगति तो राजगृह में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंत में महापद्मनंदन ने नंद वंश की स्थापना की और पुराण महापद्मनंदन को शूद्र की संतान, जैन साहित्य नाई की संतान और वैश्या की संतान तथा कर्टियस नाई और रानी की संतान का उल्लेख करता है। पाली ग्रंथों में महाजनपद महापद्मनंदन का उल्लेख उग्रसेन के नाम से होता है। पाली ग्रंथों में महापद्मनंदन का उल्लेख उग्रसेन के नाम से किया जाता है। पुराणों में महापद्मनंदन को अखिल छत्रांतकारी और सर्व छत्रांतक और एक बट कहा गया। हाथी गुम्फा अभिलेख, उसके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंदन जो है वो कलिंग में एक नहर निर्मित करवाया था, उसका चर्चा है। और महापद्मनंदन का चर्चित मंत्री का नाम था कल्पक। तो पूछेगा कल्पक किसके शासनकाल में था, तो महापद्मनंदन के काल में था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, सिकंदर के समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसके लिए अग्रमिश और जैंद्रमिश शब्द प्रयुक्त किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध नंद सेना का सेनापति मिलिंद पन्हु के अनुसार भदद साल था। तो नंद सेना का सेनापति कौन था, तो ये मिलिंद पन्हु कौन थे, तो नागसेन लिखे हैं और पाली भाषा में। वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक का स्तंभ प्राप्त हुए हैं, परंतु उन पे कोई भी अभिलेख उत्तीर्ण नहीं हुए। ये भी पूछेगा कि कौन सा अभिलेख है अशोक का, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे कि कुछ भी अभिलेख पे उत्तीर्ण नहीं है, तो वैशाली और पाटलिपुत्र से। बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर सासाराम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 नागरिकों की सभा पे था, जो पांच सदस्यों की 6 समिति के संगठित थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल के अवशेष पटना के सभी कुम्भरार गांव में से प्राप्त हुए। इसे खोजने का श्रेय स्पूनर को जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा, ये पूछता है, सुदामा गुफा का निर्माण शासन 12वें वर्ष में कराकर इसे आजीवकों को प्रदान कर दिया था। दशरथ ने
दशरथ भी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के ही सम्राट का मौर्य ये का था साम्राज्य का था। नागार्जुनी पहाड़ी पे 3 गुफाएं आजीविकों को प्रदान की थी। 3 में सबसे चर्चित कौन सा है? तो गोपी गुफा। तो ये पूछे गोपी गुफा किसने किया था? तो दशरथ ने। किस पहाड़ी पे? तो नागार्जुनी पहाड़ी पे। और सुदामा गुफा कौन किए थे? तो अशोक किए थे। कहाँ? तो बराबर की पहाड़ी पे। तो ये सब एकदम से कंठस्थ होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पाटलिपुत्र से प्राप्त 2 यक्ष मूर्तियां और दीदारगंज से प्राप्त चामार ग्रहणी यक्षिनी की मूर्ति मौर्य लोक कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। और इसको आप अभी साइंस सिटी जो पटना में बोरिंग रोड के पास है, बेली रोड पे, वहाँ आप ये यक्षिनी की मूर्ति आप जाके देख सकते हैं। बहुत सच में बहुत सुंदर है। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता एक बुक है जिसपे कि ये मिलता है कि यवन लोग पाटलिपुत्र पे अटैक किया था और यह आक्रमण पुष्यमित्र सिंह के राज्यकाल में हुआ था। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है कि पुष्यमित्र सिंह के राज्यकाल में यवनों का आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्र। किस बुक से आपको मिलता है पता? तो गार्गी संहिता से। कुषाण नरेश कनिष्क ने मगध विजय की थी और अपने साथ वह बौद्ध विद्वान अश्वघोष को पुरुषपुर ले गया था। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजगृह में 36 प्रकार के शिल्पी निवास करते थे। शिल्पी मतलब आर्किटेक्ट। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था और व्हेन सॉन्ग के अनुसार गुप्त वंश के शासक नरसिंह गुप्त वालादित्य ने मिहिर कुल को परास्त किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग के खारवेल ने अपने शासन के 8वें वर्ष और पुनः 12वें वर्ष में मगध को पदाक्रांत कर दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुषाण वंश के बाद गुप्त शासकों से पूर्व पाटलिपुत्र में कोट कुल क्षत्रियों ने राज्य किया था। फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया था। ये पूछेगा। सब ज्यादातर लोग बोल देगा कि पाली भाषा का किया था, लेकिन नहीं, फाहियान ने पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम। ये तो एकदम मतलब ये पूरा ही एकदम याद होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी और गुप्त राजाओं ने इसे सदैव संरक्षण प्रदान किया था। सुल्तानगंज का अज गैबीनाथ मंदिर और कहलगांव के स्थित गुहाएं गुप्त काल में ही निर्मित हुई थी। नौलागढ़ से गुप्त काल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई। सुल्तानगंज से गौतम बुद्ध की 2 मीटर ऊंची धातु की मूर्ति प्राप्त हुई। एक बुद्ध मूर्ति जो धातु से निर्मित है नालंदा से प्राप्त हुई थी। ये सब भी याद होना चाहिए। गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल में राजगृह में मणियार मठ के निर्माण हुआ था। यह मंदिर गुप्त मंदिरों से अलग पहचान रखता है क्योंकि यह सभी मंदिर की भांति वर्गाकार नहीं अपितु गोलाकार है। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं परवर्ती गुप्त राजवंश के अंतिम सम्राट जीवित गुप्त के इतिहास का अभिज्ञान देवबरनाक अभिलेख से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर कहा गया। ये पूछेगा परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर किसे कहा गया है? तो देवबरनाक अभिलेख से प्राप्त हुआ है, जीवित गुप्त को कहा गया है। ठीक है। व्हेन सॉन्ग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और उस समय विश्वविद्यालय में 1510 यानी 1510 शिक्षक थे और 85 शिक्षार्थी थे। 8500 शिक्षार्थी यानी 8500 शिक्षार्थी थे। इस विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिसपे श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघ स्थ उत्कीर्ण था। ये जरूर याद रखिएगा कि वो जो मुद्रा थी उस पर क्या लिखा हुआ रहता था? श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ उत्कीर्ण था। सुमात्रा के राजा बल पुत्र देव ने पालवंशीय शासक की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्मित करवाया था। ओदंतपुरी, वज्रासन तथा विक्रमशिला के बौद्ध शिक्षा केंद्र भी बिहार में स्थित थे। सासाराम में भभुआ के पास मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण हर्ष के काल में हुआ था। हर्ष ने नालंदा में पीतल की चादर से आवेष्टित मठ निर्मित किया था। हर्ष की मृत्यु के पश्चात मगध में आदित्य सेन ने पुनः परवर्ती गुप्त वंश के राज्य की स्थापना की थी। बंगाल के शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। उसके शासन से सिक्के और मुहरे नालंदा, रोहतास और गया से
मिलते हैं। महिपाल प्रथम ने नालंदा में एक मंदिर निर्मित करवाया था। उसके अभिलेख गया के कुर्कीहार से भी प्राप्त हुए हैं। रामपाल के शासनकाल में मिथिला में कर्नाट वंश का राज स्थापित हो गया। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे और उसने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, कर्नाट कुल भूषण की उपाधि किसने धारण की थी? तो नान्यदेव ने की थी। उनका राज्य कब से कब तक चला था? तो 1097 से लेके 1147 तक, और इस दौर में नेपाल के राज क्षेत्र को भी विजित किया था। अंतिम पाल शासक मदन पाल का बिहार के क्षेत्र पर अधिकार रहा। घेड़वाल वंश ने पालों से बिहार के कुछ क्षेत्र को अधिकृत कर लिया था। गोविंद चंद ने पटना तथा जयचंद ने बोधगया पे अधिकार कर लिया था। इस तथ्य भी अभिलेखनीय प्रमाण है। 12वीं शताब्दी के मध्य में मुंगेर में गोविंद पाल के शासनकाल के अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्य भी मिले हैं। गया में उसके राज्य की पुष्टि सभी लेखों से होती है। पाल वंश का पतन और गढ़वाल वंश के उत्थान के दौरान बिहार में सामंतीय महत्वाकांक्षाओं का दौर रहा था। ये यहाँ तक आपका हो गया आपका प्राचीन। अब यहाँ 1203 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के सफल आक्रमण के साथ बिहार में तुर्क शासन शुरू हो गया था। तो कब से शुरू हुआ था? तो 1203 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी के सफल आक्रमण के साथ बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। सेन वंश के शासक बल्ला सेन ने का राज्य बिहार में मिथिला क्षेत्र पर था। बल्ला सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन का अधिकार बिहार के भूभाग पर था। 11वीं शताब्दी के मध्य में शूद्रक ने गया में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, परंतु पालों ने उसके स्वतंत्र सत्ता को विनिष्ट करके अधीन कर लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य रोहतास क्षेत्र पे प्रताप धवल खैरवल वंश की स्थापना की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज जो है वो कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा पूछ देगा जो लगेगा कहाँ से क्या पूछ दिया है, हम तो कभी सुने ही नहीं। तो एक एक लाइन, 12वीं शताब्दी के मध्य रोहतास क्षेत्र में प्रताप धवल ने किस वंश की स्थापना की थी? तो खैरवल वंश की शासन की स्थापना की थी। पंचोब ताम्र फलक अभिलेख दरभंगा क्षेत्र में परवर्ती गुप्त वंश की शाखा का शासन का प्रमाण उपलब्ध कराता है। तो क्या? पंचोब ताम्र फलक अभिलेख। ये सब एक एक लाइन वाला जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल वंश के पतनोपरांत बेगूसराय और मधेपुरा के क्षेत्र में भर कबीले की सत्ता स्थापित कर ली। चेरोज कबीले की सत्ता मासनी के क्षेत्र में स्थापित हो गई। मिदनापुर और गया क्षेत्र में मान वंश के शासन की स्थापना हुई, और यहाँ से ये खत्म होता है प्राचीन काल का। तो यानी कि अब ये क्या है कि 1203 ईस्वी में इख्तियार बिन बख्तियार खिलजी आ चुका है, और अब से शुरू हो गया मध्यकालीन बिहार का इतिहास। अब शुरू करते हैं तुर्क शासन। अब बढ़ते हैं हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास। तो आप देख चुके हैं कि 1203 में इख्तियार बख्तियार खिलजी अटैक कर दिया था बिहार पे। अब शुरू होता है तुर्क शासक था। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के आरंभ में बनारस और अवध क्षेत्र के तुर्क सेनापति मलिक हुशामुद्दीन के सहायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी ने, याद रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार क्वेश्चन पूछेगा, बिहार की कर्मनाशा नदी के पूर्वी और सफल सैनिक अभियान किए। बख्तियार खिलजी के सफल अभियानों के साथ बिहार में तुर्क शासन का युग प्रारंभ हो गया। इस समय सेन वंश का, ये पूछेगा कि जब बख्तियार खिलजी बिहार पर अटैक किया था उस समय किसका राजवंश था? तो सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है, और पाल वंश का शासक इंद्रधुम्न था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि लक्ष्मण सेन था तो पाल तो दोनों था। लक्ष्मण सेन इधर का पोर्शन में, पाल उधर के पोर्शन में था। मगध के क्षेत्र में प्रथम सफल अभियान के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार खिलजी को अन्य स्थानों पर आक्रमण करने की अनुमति दी थी। इसके पश्चात बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता कहाँ हुई? ओदंतपुरी बिहार, आधुनिक बिहार शरीफ की विजय, जो 1198 में 1198 में संपन्न हुई। उसने संभवतः ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटा था। तारानाथ के अनुसार उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी तहस नहस किया।
ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। तो ये कुछ हद तक कुछ इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय आग से नष्ट हुआ। ये कंप्लीट एग्जैक्ट पता नहीं है कि हुआ क्या था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय आग से नष्ट हुआ और इसी समय संभवतः बख्तियार खिलजी ने आधुनिक बख्तियारपुर शहर की स्थापना की। इस दौरान बिहार शरीफ तुर्कों का केंद्र बनकर उभरा। तुर्कों का केंद्र बनकर उभरा। माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम बिहार तुर्कों का ही दिया हुआ है। इस क्षेत्र में अधिक संख्या में बौद्ध विहार होने के कारण इसे बिहारों का प्रदेश कहा गया। इस क्षेत्र को बिहार शरीफ कहा गया तथा कालांतर में इसी नाम से संपूर्ण क्षेत्र बिहार कहलाया। बख्तियार खिलजी ने 1203 से 4 में नदिया बंगाल पर चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। ठीक है, 1203-4 में नदिया बंगाल पे चढ़ाई की, जो लक्ष्मण सेन की राजधानी थी। दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदानों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। यानी दक्षिण बिहार के पठारी जो क्षेत्र हैं, पहाड़ वाले क्षेत्र, उसको छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदानों पर तुर्कों का नियंत्रण हो गया। बंगाल के भी अधिकांश भाग तुर्क सत्ता के अधीन आ गए। बख्तियार खिलजी ने इन क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाई में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती कहाँ बनाई? लखनौती लक्ष्मणवटी में बनाई। ठीक है ना। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक क्या कह सकते हैं, एक मंत्री टाइप से या एक उसका एक पार्ट था। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। बख्तियार खिलजी ने जयपुर या जयनगर, अभी जो जयनगर है, कि गुप्त राजाओं को भी समाप्त कर दिया। मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी कि उसके एक अधिकारी अली मर्दान खिलजी ने हत्या कर दी। उसका सब संभवतः बिहार शरीफ के इमादपुर मोहल्ला में दफनाया गया। ये भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपको। इल्तुतमिश ने दिल्ली, तो आपको एक चीज याद रखना है, जैसे आप मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप लूसेंट से मध्यकालीन भारत का पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उधर कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो उसका एक बख्तियार खिलजी था। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? तो इल्तुतमिश आया था। तो अब उसका जो मंत्री होगा या उसका जो भी उसका सिपाही होगा, वो यहाँ पे आके अब राज करेगा, बिहार पे करेगा। तो उस तरह से आप ना कोरिलेट कर पाएंगे ज़्यादा चीज़ों को। तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप बोलिएगा मुझे, तो मैं भी साथ साथ पढ़ा दूंगी। कि जैसे एक दिन मैं मध्यकालीन भारत लुसेंट से पढ़ा दूंगी और फिर मध्यकालीन बिहार पढ़ा दूंगी, तो आपको एक ना स्टोरी टाइप का बन जाएगा कि हाँ इल्तुतमिश था। आपको इल्तुतमिश का पता रहेगा कि इल्तुतमिश था और फिर इल्तुतमिश का ही आदमी था जो यहाँ पे काम कर रहा था बिहार में। तो आपको दोनों चीज से मतलब ये हो जाएगा। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में कौन था? तो बख्तियार खिलजी 1203-4 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आया था, ऐसे ऐसे किया था। अब आता है ये मर गया, अब आता है उधर कुतुबुद्दीन खत्म हुआ, इधर इल्तुतमिश शुरू हुआ। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद 1225 में बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार किया और राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया। बिहार पर इवाज का अपना अधिकार छोड़ना पड़ा एवं इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया। तो किसे कर दिया? तो मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर दिया। हालांकि शीघ्र ही इवाज ने मलिक जानी को बिहार से भगा दिया, लेकिन इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद तत्कालीन अवध का गवर्नर ने प्रत्युत्तर में हमला कर इवाज को गिरफ्तार कर लिया और मार डाला। उसने अवध, बिहार और लखनौती को मिलाकर एक कर दिया एवं 1227 से 29 की अवधि में यहाँ शासन किया। ज्ञातव्य है कि इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। बिहार का शासन इख्तियारुद्दीन चुस्तकबा यागा नतून या कुछ समय बाद इजुद्दीन तुगरिल तुगान खान को प्रदान
किया था। तो ये सब भी नाम याद रखना थोड़ा टफ है, लेकिन याद रखने में कोई बुराई नहीं है। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद इख्तियारुद्दीन बल्ख खिलजी, दौलत शाह खिलजी ने विद्रोह किया, लेकिन इल्तुतमिश ने तुरंत लखनौती 1229 से 30 में जाकर बल्ख खिलजी को पराजित किया तथा बिहार व बंगाल को पुनः अलग कर दिया। इल्तुतमिश ने अलाउद्दीन जानी को बंगाल का गवर्नर और सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। बाद में फिर तुगान खान बिहार का राज्यपाल बना और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 के बाद इस क्षेत्र में दिल्ली का नियंत्रण शिथिल पड़ गया। लखनौती एवं बिहार के शासकों ने 1236 से लेकर 1266 के बीच दिल्ली के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखी, मतलब दिल्ली से कोई लेना देना नहीं था। इस क्षेत्र पे अपना प्रभाव बढ़ाने में व्यस्त रहे। गया के वनराज नामक राजा की गया प्रशस्ति के अनुसार बलबन के शासनकाल में गया का क्षेत्र दिल्ली के अधीन थे। हालांकि लखनौती के शासक तुगरिल खान ने बलबन की अधीनता स्वीकार की, लेकिन 1279 से 80 के में पुनः विद्रोह किया। बलबन ने स्वयं तुगरिल खान के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया और उसे मार डाला। इस काल में तुर्कों का नियंत्रण गंगा नदी से सटे हुए दक्षिणी मैदान पर स्थापित था। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार 13वीं शताब्दी के अंत में उत्तर और दक्षिण बिहार के भागों पर बंगाल का नियंत्रण था और अन्य भागों में कुछ स्वतंत्र राजा थे। इसी समय 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत बना। अलाउद्दीन ने 1297 में शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में सेना को दरभंगा भेजा, लेकिन राजा शक्र सिंह ने इस सेना को पराजित किया। दूसरे आक्रमण में इस्माइल ने राजा को पराजित किया एवं बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। और शक्र सिंह, ये नाम आप कभी नहीं सुने होंगे, एकदम याद रखिए। किसके समय में? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके नेतृत्व में भेजा था? तो शेख मोहम्मद इस्माइल के। पहली बार में राजा शक्र सिंह उसे हरा दिए थे, लेकिन दूसरी बार में वो हार गए थे और शक्र सिंह अलाउद्दीन खिलजी के बीच समझौता हुआ और दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहे। शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से रणथंभौर अभियान 1299 से 1300 के बीच में भाग लिया था। रणथंभौर अभियान। रुकुनुद्दीन कैकाउस की मृत्यु के पश्चात दक्षिण बिहार पर लखनौती का नियंत्रण कमजोर हुआ। उसके गवर्नर फिरोज ऐतगीन ने सुल्तान शमशुद्दीन फिरोज शाह के नाम से एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। एकदम से सब याद रखना चाहिए, याद रहना चाहिए। थोड़ा सा लगेगा क्या क्या है, लेकिन फिर भी आप बार बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। इसमें फिरोज शाह का एक पुत्र हातिम खां 1309 से 15 बिहार का गवर्नर था। खिलजी युग के समय के कुछ सिक्के शाहपुर भोजपुर जिला से प्राप्त हुए हैं। तुगलक काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ। घियासुद्दीन तुगलक ने 1324 में बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार के कर्नाट वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति मक्ता मजदुल मुल्क ने भी हरि सिंह देव के विरुद्ध अभियान कर उसे पहाड़ियों पर शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। तिरहुत के क्षेत्र तुगलक साम्राज्य में मिला लिया गया और उसे तुगलकफुर संभवतः दरभंगा का नाम तुगलकफुर कर दिया गया था। यहाँ से निर्गत मोहम्मद बिन तुगलक का सिक्का अब भी उपलब्ध है। इसी दौरान दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का भी निर्माण हुआ था। पटना और गया के क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त राजगृह में कुछ जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज द्वारा उन्हें दान दिए जाने की चर्चा भी है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहा मनेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत हजरत सरफुद्दीन यहा मनेरी ने मलफूजात उक्तियों के संकलन और मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं, ये पूछेगा, मनाकिबुल असफिया जैसी रचनाओं बिहार में तुगलक शासन के इतिहास को जानना संभव है। सिरते फिरोज शाही में तुगलक द्वारा बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद चिर्मपोश से भेंट करने की चर्चा भी मिलती है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये याद रखिएगा, ठीक है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी और इस काल में बिहार का सबसे प्रसिद्ध प्रशासक मलिक इब्राहिम था। ये तो आया हुआ है बीपीएससी में कि तुगलक वंश में सबसे प्रसिद्ध प्रशासक कौन था बिहार का? तो मलिक इब्राहिम था, जो सामान्यतः मालिक बयां कहलाता था। बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित मलिक बयां का मकबरा तुगलक कालीन स्थापत्य का सुंदर नमूना है।
जिसका आकर्षण इसका गुंबद है। तुगलक सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद ने 1394 में बिहार का शासन ख्वाजा जहां को सौंप दिया, जिसे सुल्तान उस सर की उपाधि प्राप्त थी। तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का आंशिक क्षेत्र बक्सर और दरभंगा जौनपुर राज्य का अंग बन गया था। इसके बाद आता है चेरो वंश। तो हम आज इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद से फिर हम चेरो वंश पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे चेरो वंश के बाद भोजपुर में उज्जैन वंशीय शासक, उसके बाद बिहार में नुहानी वंश, फिर उसके बाद बिहार में अफगान प्रभुत्व, फिर बिहार में मुगल साम्राज्य आ जाएगा। और उसके बाद मुगल साम्राज्य के बाद तो आपको पता ही है कि आधुनिक बिहार का इतिहास अप्रॉक्सली शुरू हो जाता है। तो यहीं पे अब खत्म करते हैं। बिहार में तुर्क शासन के बाद अब आता है चेरो वंश। ये बहुत कम टाइम तक का था। इसको पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को याद रखना है। देखिए बोर तो लगेगा, ये हिस्ट्री बोर वाला ही है तो, लेकिन इसको आपको एक क्वेश्चन आता है और बनना भी चाहिए। तो आपको एक एक चीज़, एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कभी भी कुछ भी आ जा रहा है कि लग रहा है कौन सा वंश है, क्या है, लेकिन ये कि बार बार पढ़ने से, इस वीडियो को बार बार देख के याद कीजिए कि अच्छा हाँ ये तो बोला था कि सूफी संत हजरत सफरुद्दीन यहाँ मनेरी मलफूजात ऐसे करके मना कीबुल असफिया, ये सब आ जाएगा तो लगे अरे ये क्या है। लेकिन अगर ये बार बार देखिएगा सारा वीडियो को तो लगे अरे हाँ ठीक तो था। तो आपको सब कुछ ये हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो बहुत अच्छे से ये कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आता ही है और पास करना ही है तो बार बार पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब पढ़ते हैं चेरो वंश। पाल वंश, जब फर्स्ट टाइम हम भी प्रिपरेशन किए थे तो ये सब देखते थे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब पहली बार एग्जाम दिया और फिर क्वेश्चंस नहीं आया और ये क्या पूछ दिया है समझ ही नहीं आ रहा था, तब समझ में आया, किसी ने मुझे ये बुक प्रेफर किया तब मुझे फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन बनने लगा और फिर मेरा 100, 102, 103 नंबर आने लग गया। तब मुझे लगा कि नहीं, लोगों तक भी ये पहचाना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आप क्या पढ़ते हैं पता ही नहीं है, ये सब चीज़ आप जानते ही नहीं और आप सोचते हैं कि बीपीएससी पीटी क्यों नहीं निकल रहा है। बहुत लोग बहुत 4-5 बार देते हैं फिर भी उनका पीटी नहीं निकलता है। वजह बहुत बड़ा फैक्टर है जो ये फैक्टर है और इसमें लोग ऊब जाता है। ऊबना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ बहुत आराम से पढ़ना है और एक एक चीज़ याद रखना है कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद क्या हुआ था, ऐसे कर करके करेंगे तो फिर पूरा याद हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं चेरो राजवंश। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार में जनजातीय राज्यों का उदय हुआ, जनजातीय राज्यों का, जिनमें चेरो राज प्रमुख था। चेरो राज ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पलामू जिलों में शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। शाहाबाद जिले में चेरो के 4 राज थे। धुधिलिया नामक चेरो सरदार का मुख्यालय बिहियां था। बिहियां अभी भी एक जगह है, बिहटा से आगे जाते हैं जो दिल्ली वाले रास्ते में तो मिलता है। दूसरा राज भोजपुर था जिसका मुख्यालय तिरावन था। राजा सीताराम था। तीसरे राज्य का मुख्यालय चैनपुर था। चौथे का मुख्यालय था देव मार्कंडे, जिसमें चकाई, तुलसीपुर, रामगढ़वा, पीरी, बीड़ी, जोगीवार, भैरिया, घोसिया के क्षेत्र शामिल थे। यहाँ का राजा फूलचंद था। कौन था राजा? फूलचंद। फूलचंद को ही जगदीशपुर के मेले को शुरू करने का श्रेय प्राप्त होता है। ठीक है। 1587 से लेकर 1607 के बीच भोजपुर के चेरों का प्रमुख कुकुम चंद झरप था। प्रमुख जो था वो क्या था? कुकुम चंद झरप, जिसने भोजपुर के एक बड़े भाग से उज्जैनों को भगा दिया। उज्जैनों और चेरों के बीच में 1611 में निर्णायक लड़ाई हुई। उस समय नारायण मल उज्जैनों के राजा थे। अंततः उज्जैन वंशीय शासक विजयी हुए और चेरों को सोन की तरह भागना पड़ा। पलामू के चेरों का सबसे महान शासक मेदिनी राय, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेदिनी राय था, जिसका राज्य गया, दाऊदनगर, अरवल तक विस्तृत था। रामगढ़ का क्षेत्र भी इसके राज्य में शामिल था। मेदिनी राय के पश्चात उसका पुत्र प्रताप राय राजा बना, जिसके शासनकाल में 3 मुगल आक्रमण हुए। अंततः 1660 में चेरों को मुगल साम्राज्य में
मिला लिया गया। तो मेदिनी राय बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नारायण मल बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जगदीशपुर मेले का शुरुआत किसने किया था? तो फूलचंद ने किया था। फूलचंद किस साम्राज्य का था? तो चेरो साम्राज्य का था। तो आपको ये उसके बाद जो शुरू होता है भोजपुर में उज्जैन वंशीय शासक धार मालवा पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का अधिकार हो जाने के बाद भोजराज ने अपने पुत्र देवराज एवं अन्य राजपूत अनुयायियों के साथ कीकट क्षेत्र किसको कहते हैं? शाहाबाद और पलामू क्षेत्र के चेरो राज मुकुंद के यहाँ शरण ली। चूंकि इनका मूल निवास उज्जैन था अतः वे उज्जैनी राजपूत कहलाए। चेरो राजा ने इन्हें उज्जैनी राजपूत को गंगा घाटी का क्षेत्र जागीर के रूप में दे दिया। मुस्लिम आक्रमण से मुकुंद के मारे जाने के बाद उसका पुत्र सहसबल राजा बना। सहसबल ने भोजराज को मार डाला। प्रत्युत्तर में देवराज ने सहसबल को 1324 में मारकर चेरो राज पर अधिकार कर लिया। भोजपुर नामक नगर की स्थापना की और यहीं से भोजपुर राजा भोज के नाम पे भोजपुर नामक नगर की स्थापना हुई। देवराज के संतन सिंह के नाम से भोजपुर पर राज्य किया। संतन सिंह की 1344 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद सोमराज राजा बना जिसने 1398 तक शासन किया। सोमराज के पुत्र हर राज ने ख्वाजा सरवर के साथ उज्जैनों की एक लड़ाई हुई जिसमें उज्जैन न केवल पराजित हुए बल्कि राजा हर राज भी मारा गया। परिणाम स्वरूप इनके बेटे गजराज और देवराज भागकर जंगलों में चले गए। करूर को अपना केंद्र बनाया। बाद में ओंकार देव के नेतृत्व में उज्जैनों ने पुनः लगभग 1497 में भोजपुर पर अधिकार कर लिया। बिहटा को अपना केंद्र बनाया। ओंकार देव के बाद दुर्लभ देव उज्जैनों के नेता बना जो बिहार के सूबेदार जमाल खां से पराजित होकर जंगलों में भाग गया तथा दावा को अपना केंद्र बनाया। सहसराम के जागीरदार हसन खां और उनके पुत्र शेर खां जिनका नाम था शेरशाह सूरी, ये तो आपको सब पता होगा। शेरशाह जागीर तो शेर खां जो शेरशाह सूरी के पुत्र का नाम क्या था? तो हसन खां का उज्जैनों के साथ अच्छे संबंध थे। राजा रामशाही ने उज्जैनों की राजधानी दावा से पुनः बीटा स्थानांतरित करके रामशाही ने हुमायूं के विरुद्ध शेरशाह की मदद की। रामशाही की मृत्यु के बाद उज्जैन छोटे छोटे राज्यों में बट गया और रामशाही के वंशज दावा में रहे। दलपत शाही ने देव शाही के वंशज दलपतपुर में एवं देव शाही के वंशज जगदीशपुर में रहे। कालांतर में राजा नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैनों का पुनरुत्थान हुआ और बक्सर उनका प्रमुख केंद्र बना। उज्जैनों और चेरो के बीच 1611 में एक बड़ा संघर्ष हुआ जिसमें दिल्ली की सेना की मदद से उज्जैन विजयी हुए। इसके पश्चात उज्जैन लोग बक्सर, डुमराव, जगदीशपुर के क्षेत्र में एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरे और यह स्थिति ब्रिटिश काल तक बनी रही। अब आता है बिहार में नुहानी वंश, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी ने लगभग 1504 में बंगाल के शासकों के साथ संधि करके मुंगेर के क्षेत्र को बिहार और बंगाल के बीच में सीमा रेखा निर्धारित कर दिया। किसको किया? मुंगेर को क्षेत्र का। बिहार इधर, बंगाल इधर, ठीक है। बिहार शरीफ अभिलेख के अनुसार सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खां नुहानी को नियुक्त कर दिया जो 1523 में अपनी मृत्यु तक बिहार का प्रभारी शासक रहा। दरिया खां नुहानी के पश्चात उसका पुत्र बहार खां नुहानी बिहार का प्रशासक बना। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। बहार खां ने सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी नाम धारण कर बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। इस कार्य में उसका साथ नुहानी और फरमूली कबीलों के प्रमुख सरदारों ने दिया था। सुल्तान मोहम्मद ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में पराजित किया। कहाँ किया? सुल्तान मोहम्मद शाह नुरानी ने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध, पूछेगा कनकपुरा युद्ध तो क्या, सब सोचेगा क्या है, तो कोई नहीं। कनकपुरा युद्ध वो था जो सुल्तान मोहम्मद शाह नुरानी इब्राहिम से लोदी के साथ लड़ा था। उसकी 1528 में मृत्यु हो गई और उसके अल्पवयस्क पुत्र जलालुद्दीन उर्फ जलाल खां शासक नियुक्त हुआ, जबकि फरीद खां उर्फ शेर शाह
उसका संरक्षक नियुक्त हुआ। यही शेर खां बाद में शेरशाह बना। शेर खां ने बंगाल के शासक नुसरत शाह को बिहार आक्रमण को विफल किया। मुगल शासक हुमायूं ने 1532 में दौरा का युद्ध में अफगानों को पराजित कर बिहार के कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ज्ञातव्य है कि नुहानी सरदारों द्वारा जलाल खान को पलायित हो जाने के बाद शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। तो हजरत आला की उपाधि किसे मिली थी? तो शेर खान को मिली थी। अपना शासन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार नुहानी शक्ति के पतन से अफगानों के बीच एक शक्तिशाली नेता शेर खां उर्फ शेरशाह सूरी अफगानों के बीच एक शक्तिशाली नेता शेर खां उर्फ शेरशाह सूरी का उदय हुआ। तो ये हजरत आला किस युद्ध में? फरीद खां उर्फ शेर खां, ठीक है, ये सब। अब बिहार में अफगान आ गया। फरीद खां उर्फ शेरशाह बिहार के सासाराम या सहसराम के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था, जिसको बिहार के सुल्तान बहार खां की शेर से रक्षा करने के कारण उन्हें शेर खां की उपाधि प्रदान की गई। एक युवक के रूप में शेरशाह ने सहसराम की जागीरदारी को प्रशासन को संभाला और लगान प्रबंध को सुसंगठित रूप दिया। शेरशाह के लिए बिहार एक सैनिक पाठशाला साबित हुआ, जबकि सहसराम प्रशासनिक प्रयोगशाला। सहसराम में उसने पट्टा एवं कबूलियत, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? पट्टा और कबूलियत की प्रथा प्रथम बार में प्रयोग किया था। उसने राजस्व प्रणाली को एक नया रूप विकसित किया, जो कालांतर में उत्तरी भारत में एक विस्तृत क्षेत्र में जब्त प्रणाली के नाम से लागू हुआ। इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि के माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। सूरजगढ़ा की लड़ाई 1536 में शेरशाह ने बंगाल की सेना को पराजित किया और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। उसने 1537 में बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। इसके पश्चात 26 जून 1539 को उसने मुगल शासक हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा के युद्ध में पराजित करके मुगल साम्राज्य को सीमित कर दिया था। तो याद रखना है कौन सी लड़ाई? 26 जून 1539 को मुगल शासक हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा युद्ध 26 जून 1539। तत्पश्चात 1540 में शेरशाह ने भिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पुनः पराजित किया और उसमें दिल्ली के सुल्तान घोषित कर दिया। अब्दुल्लाह नामक रचित तारीखे दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया। उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेरशाह ने सिंध में आज भी रोहतासगढ़ नामक किला है का निर्माण करवाया। बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखने वाले रोहतास के किले को जीतकर शेरशाह ने उसका निर्माण कराया और एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत शेरशाह सुलेमानी करार रानी को बिहार का मुक्ता नियुक्त किया। सुलेमान करार रानी को बिहार का मुक्ता नियुक्त किया। शेरशाह ने अपने शासनकाल में प्रत्येक 1 कोस की दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया। ये सब इनका बहुत अच्छा काम था। जबकि उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने प्रत्येक कोस के बीच में एक अतिरिक्त सराय का निर्माण कराया, जिससे पत्रों की वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। इन प्रत्येक सरायों में एक पारसी और एक हिंदी के ज्ञाता की नियुक्ति अनुवादक के रूप में की गई, जिसे कारकून भी कहा जाता। पूछेगा कारकून क्या होता था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारकून क्या होता था। नियुक्ति अनुवादक था हिंदी और पारसी का। शेरशाह ने कई इमारतों का भी निर्माण किया, जिनमें लिखने के क्रम में पारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रयोग होता था। सहसराम जैसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का सुंदरतम शेरशाह का मकबरा। क्या? तो पूछेगा शेरशाह का मकबरा कौन सा? इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में शुरू करवाया था, लेकिन इसे इस्लाम शाह ने पूरा करवाया। शुरू करवाया था शेरशाह, पूरा किया इस्लाम शाह। पटना शहर में शेरशाह द्वारा बनवाई गई एक मस्जिद का प्रमाण मिलता है। सहसराम में 20 मील दक्षिण पश्चिम में किले नुमा महल शेरगढ़ का प्रमाण भी मिलता है, जो शेरशाह के शासनकाल में निर्मित हुआ। शेरशाह ने अपने सैन्य प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अनेक किलों का भी निर्माण अथवा पुनरुद्धार करवाया, जिसमें चित्तौड़, ग्वालियर, चुनार। बिहार में रोहतास का किला सबसे प्रमुख है। चित्तौड़,
ग्वालियर, चुनार, बिहार में रोहतास का किला भी सबसे प्रमुख किले में से था। 1555 से 56 में मुगल साम्राज्य के पुनर्स्थापन के बावजूद बिहार का क्षेत्र अफगानों के ही नियंत्रण में रहा। ताज खां करारानी ने यहाँ एक नवीन अफगान राज्य की गठन किया और बिहार शरीफ को अपना केंद्र बनाया। हालांकि आरंभ में उसने बंगाल के शासक के प्रति नाम मात्र की स्वामी भक्ति दिखलाई, लेकिन 1564 के बाद करारानी शासक बिहार में पूर्ण स्वतंत्र हो गया। ताज खां के बाद सुलेमान करारानी शासक बना, जिसके चालाकी पूर्व मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सुलेमान के पुत्र दाऊद खां करारानी ने मुगलों के प्रति विद्वेष का भावना को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप मुगल सम्राट अकबर चौसा और मनेर रुकता हुए और बिहार आया। सर्वप्रथम उसने हाजीपुर के किले पर अपना अधिकार किया। जुलाई 1576 में राजमहल के युद्ध में दाऊद खां करारानी को पराजित किया और इस प्रकार बिहार में मुगलों का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो अब मुगल आ गए। तो कौन कौन सा आया? तो मध्यकालीन बिहार में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तुर्क शासन आया, फिर चेरो वंश आया, उसके बाद भोजपुर के उज्जैन वंशीय शासक आए, फिर बिहार में नूरानी वंश आया, फिर बिहार में अफगान का प्रभुत्व आया और उसके बाद अफगान के प्रभुत्व को खत्म करते हुए मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ। तो ये हम अगला क्लास से हम जो है पार्ट 5 में हम बिहार का मुगल साम्राज्य शुरू करेंगे और उसके बाद आधुनिक इतिहास करेंगे। आपको इंटरेस्ट बहुत नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप बार बार पढ़िएगा तब आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज, एक एक लाइन। कारकून कैसे कहते हैं, सुलेमान करारानी कौन था, दाऊद खां करारानी कौन था, चौसा का युद्ध कब हुआ था, सूरजगढ़ा का युद्ध कब हुआ था, जब्त प्रणाली क्या था, पट्टा और कबूलियत की प्रथा किसने लाई थी, तो ये सब, शेरगढ़ क्या था, सुलेमान करारानी कब था, मुगल सम्राट में कौन मिल गया, एक एक चीज। नुहानी वंश में कनकपुरा युद्ध कब था, दौरा का युद्ध कब हुआ था, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एक चीज, एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। चलिए, बाय रहेगा।